नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को। इससे पहले 26 सेट चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ये सेट सभी इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी सेट हैं ये सभी आपके विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो बीपीएससी एग्जाम को ही देखते हुए इस टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया गया। इसको डिजाइन किया जाता है एकदम से हूबहू एग्जाम की जो पैटर्न होती है उसी के अनुसार यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन को सेट किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको बता दें कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुल मिला के 50 प्रश्न है, जिसमें से कि 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और यहाँ पे आप कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि जब आप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सभी प्रश्नों को काउंट करेंगे और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। इससे ये होगा कि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा। तो सभी प्रश्नों को काउंट कीजिए और उसके बाद अंत में जरूर बताइएगा। और किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संहति को अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा और प्रश्न को सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी तत्व की परमाणु संहति को अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा AMU द्वारा। एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है AMU। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यह सर्वदा एक पूर्ण संख्या है। चलिए, जो भी चीज़ें आपको नहीं आएगी उसको एकदम से नोट करते जरूर जाइएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आने वाले समय में। अगला प्रश्न है, तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। यह कथन किसका है? तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का आंसर होगा एवोगाड्रो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एवोगाड्रो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, चौथा नंबर प्रश्न है, सभी गैस द्रवित होती है जब तापक्रम घटाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 273 डिग्री केल्विन तक सभी गैस द्रवित होती है जब तापक्रम को 273 डिग्री केल्विन तक घटाया जाता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, नीले लिटमस के साथ जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा? जो नीले लिटमस पत्र होते हैं तो उसको अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रभावित किया जाए तो उसका परिणामी घोल कैसा होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पांचवा का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। ये लाल रंग का होगा। परिणामी घोल जो निकलेगा वो एकदम से लाल रंग का होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है? छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्गीकरण की एक मूलभूत इकाई है? इस प्रश्न का आंसर होगा वंश और जाति दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, वंश और जाति दोनों। दोस्तों, पिछले 2 दिन से चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, जिसके पीछे कुछ कहानियाँ थी, आप सभी को पता है। मैंने चैनल पे अपलोड किया था उस वीडियो को, मैंने आपको बताया कि मेरे पीछे क्या रीज़न था जो मैं आपको PDF और वीडियो चैनल पे नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए अब उसे छोड़ते हुए अब यहाँ से निरंतर रूप से शुरू कर रहे हैं फिर दोबारा। तो 7वां प्रश्न है, कौन सा विषाणु जनित रोग है? 7वें नंबर का आंसर बताइए, कौन सा विषाणु जनित रोग है? इस प्रश्न का आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, इन्फ्लुएंजा जो कि विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? 8वां नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। देखिए ये सभी वीडियो यहाँ पे जो प्रश्न है ये सभी प्रश्नों का आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? मशरूम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक प्रकार का फफूंदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फफूंदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका आंसर होगा जिकंगो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिकंगो को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे
जो पेड ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे पेड लिख कर मैसेज करें। केवल 49 रुपये पे करके हमारे जो इस पेड ग्रुप के अंतर्गत जो भी PDF वगैरह आएंगे 66वें BPSC एग्जाम की तैयारी से संबंधित, वो सभी आपको व्हाट्सअप जो मतलब कि ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और उस ग्रुप में भेजा जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे तमाम जानकारी दी गई है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एंजाइम नहीं प्राप्त होती है। एंजाइम प्राप्त नहीं होती है किसमें? 11 नंबर प्रश्न है, एंजाइम नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विषाणु में। विषाणु में एंजाइम नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा संस्कृत की शिक्षा में, इस क्षेत्र से ये संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था, ये आप सभी को पता होगा। ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है राजा राम मोहन राय से संबंधित, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है। मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर होगा बुध ग्रह। बुध जो है वो सूर्य से सबसे निकटवर्ती है। अगर सूर्य से दूरी क्रम में अगर ग्रहों की बात करें तो इस प्रकार से क्रम होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तीसरे स्थान पर आता है पृथ्वी। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे होता है या फिर है। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल पर क्या नापते हैं। रिएक्टर स्केल जो पैमाना होता है उस पर क्या मापा जाता है। ये काफ़ी इजी प्रश्न है, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंप। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का 15वां का आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है, यानी कि जो देशों का निर्धारण है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। दोस्तों ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बार बार दिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इसका आंसर नहीं बता पाते हैं। तो इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके BPSC एग्जाम को ध्यान में रखा गया है। तो ये मत समझिए कि ये प्रश्न आसान है, ये मेरे से आसानी से बन जाएगा। रिवीजन भी होता है ना, ऐसा थोड़े कि हर बार आप नया ही प्रश्न सीखिएगा। कुछ बार ऐसे भी होते हैं जो आपको पुराने प्रश्न को देखने को मिलता है और उसका आपको रिवीजन मिलता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है, तो 16 नंबर प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर होगा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क की बात आई है, तो यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइएगा अगर आपको पता हो। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है। 18 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदिरा गांधी बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो 18 नंबर प्रश्न जो है, इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सतलज नदी। और इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कौन सी जोड़ी का मिलान यहाँ पर सही हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा झरिया, जो कि कोयला से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, बाकी सभी यहाँ पे गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, झरिया और कोयला। चलिए अगला प्रश्न है, तिरहुत किस वर्ष मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के दृष्टिकोण से। तिरहुत का विभाजन हुआ था मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। तो ये विभाजन हुआ था, यहाँ पे 20वां का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजन हुआ था। एक और काफी चर्चित प्रश्न है जो सारण से संबंधित है, सारण का विभाजन सारण तथा चंपारण में कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1866। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, 1866 में सारण और चंपारण में बटा था, जबकि तिरहुत 1875 में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित हुआ था।
तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? ये प्रश्न मैंने एक बार पहले भी पूछा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा एंटीबायोटिक कारखाने से। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश में प्राय, देखिए यहाँ पे प्रयोग लिखा गया है, गलती से प्रयोग लिखा गया, प्राय होना चाहिए। किस देश में प्राय सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? किस देश में प्राय सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो 22वें नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा, प्राय जो भूकंप आते हैं वो जापान में सर्वाधिक आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? आप सभी का आंसर पता होगा इसका, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो 23 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और त्रिपुरा जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये त्रिपुरा जो है अगरतला की राजधानी है त्रिपुरा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और यहाँ पे मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी है आइजल। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो भी भारत के राज्य हैं वो सभी का राजधानी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह कहाँ पर है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह कहाँ पर है? इस प्रश्न का आंसर होगा जादूगोड़ा, राजस्थान। ये पहले बिहार के क्षेत्र में था, लेकिन अब 15 नवंबर 2000 ईस्वी के जब बंटवारा हो गया झारखंड का, तो उसके बाद ये क्षेत्र झारखंड में आ गया और इसका नाम है जादूगोड़ा, झारखंड। मैंने आपको कई बार बताया है कि झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था वो संपूर्ण बिहार क्षेत्र, जो भी सम्मिलित क्षेत्र था, उसका 46% भूभाग को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। और झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा गंगा नदी के किनारे। बद्रीनाथ जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय महासागर में। कहीं कहीं आपको ये हिंद महासागर भी दिखा मिलेगा, तो अगर कहीं हिंद महासागर होगा तो हमारा आंसर हिंद महासागर होगा। तो डिएगो गार्सिया द्वीप भारतीय महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फरक्का बांध कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, फरक्का बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, किन को भारत के जुड़वा शहर कहा जाता है? आप यहाँ पे देखिए और बताइए किन को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदराबाद और हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफ़ी इजी भी है। तो बरौनी जो है वो तेल शोधक कारखाना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? लोग, सरकार, सभ्यता, सार्वभौमत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो 30वें नंबर का सही आंसर होगा सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सभ्यता इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला है, फ्रांस की राज्य क्रांति का कौन सा नारा था? ध्यानपूर्वक आंसर कीजिए, सभी ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि फ्रांस की राज्य क्रांति का कौन सा नारा था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक में से हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन सही होगा, क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति का जो नारा था वो था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर 32 नंबर का सही आंसर होगा उदारवादी राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उदारवादी राज्य। और उसके बाद अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न है। तो रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सभी ऑप्शन को पढ़िए, यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए मैं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। राष्ट्र और राज्य एक जैसे ही है, राज्य और सरकार एक जैसी ही है, राष्ट्र और प्रदेश एक जैसा ही है, राष्ट्र और संप्रदाय एक जैसी ही है। सभी को जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही लगेगा। राज्य और राष्ट्र जो यहाँ पे है, राष्ट्र और राज्य एक जैसी ही है, तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? विधि का शासन केवल कहाँ पर संभव है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र में। विधि का शासन केवल लोकतंत्र में संभव है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का एक परिभाषा दिया था। अगर आपको वो पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये परिभाषा क्या था लोकतंत्र का, जिसे कि पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अगर पता है तो जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक समता का अर्थ क्या है? सामाजिक समता का अर्थ क्या है? 36 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। सामाजिक समता का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भेदभाव का अभाव। सामाजिक समता का अर्थ है भेदभाव का अभाव। और इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षा का अधिकार। और इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी ऑप्शन को देखिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए मैं सभी ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ रहा हूँ एक एक करके। अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं। अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। अधिकारों में कर्तव्य भी अंतर्निहित होती है। अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सही कथन की अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा और तीसरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं और अधिकारों में कर्तव्य भी अंतर्निहित होती है और अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का कर्तव्य नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा करों की अदायगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करों की अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर का कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक न्याय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपके जो 50 तक के प्रश्न होंगे ये सभी के सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे और कोशिश कीजिए कि कम से कम यहाँ पे 41 लेकर 50 तक के प्रश्नों के बीच में आपके 5 प्रश्न जरूर सही हो। तो 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की ये टेनिस स्टार खिलाड़ी है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर में पूर्ण सौरीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? वो कौन सा बैंक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा कैनरा बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैनरा बैंक के द्वारा सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? 44 नंबर प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है?
ये प्रश्न एक बार मैंने पहले भी पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर। मणिपुर के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? अभी हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो 48 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर होगा 1000 करोड़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया 1000 करोड़। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो ये झारखंड राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 50वें नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 मई। विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में कुल मिलाकर 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया है कृपया कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप कितने प्रश्नों को सही किए हैं, ताकि मैं भी जान सकूं कि मुझे किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अपना अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर लिखिए, और किसी प्रकार की शिकायत है तो वो भी यहाँ पे जरूर लिखिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।